हंटर एक्स हंटर एपिसोड 148 के बाद स्टोरी आगे मांगा में कंटिन्यू होती है, जहां हमें सक्सेशन कॉन्टेस्ट आर्क और डार्क कॉन्टिनेंट आर्क देखने को मिलता है, जो अभी अच्छे से शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन स्टोरी बहुत ज्यादा डार्क और बहुत आगे जा चुकी है। मैं आपको इसे शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में समझाता हूं कि आगे की स्टोरी किस चीज पर बेस्ड है और आगे क्या होने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मांगा चैप्टर 349 हंटर एक्स हंटर का यूनिवर्स यहाँ आकर बिल्कुल पलट जाता है। यहाँ से एनिमे सिर्फ एडवेंचर या पावर बैटल्स की कहानी नहीं रहती, बल्कि एक ऐसी डार्क स्टोरी बन जाती है जहां हर करेक्टर अपने अंदर एक अलग जंग लड़ रहा होता है। कहानी शुरू होती है ककीन एम्पायर से, एक बहुत बड़ा साम्राज्य, ऐसा देश जो बाहर से शांत और रॉयल दिखता है, लेकिन अंदर से खून और साजिश से भरा हुआ है। इस एम्पायर का किंग जो अभी मरने वाला होता है, और मरने से पहले वो एक ऐसा रूल बना देता है जो उसके अपने बच्चों को ही दुश्मन बना लेता है। किंग के यहाँ 14 प्रिंस और प्रिंसेस होते हैं। किंग ये अनाउंस करता है कि सभी 14 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा जिंदा बचेगा और वही नेक्स्ट किंग बनेगा। ये कोई नॉर्मल वॉर नहीं होती, ये एक साइलेंट किलिंग गेम होता है। इस कॉन्टेस्ट के लिए सभी को एक जगह पर भेजा जाता है, एक मैसिव शिप पर जिसका नाम है ब्लैक व्हेल, और ये शिप जा रही है दुनिया की सबसे खतरनाक जगह पर, डार्क कॉन्टिनेंट की तरफ। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि डार्क कॉन्टिनेंट आर्क और सक्सेशन कॉन्टेस्ट आर्क एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए थोड़ा डार्क कॉन्टिनेंट आर्क को समझते हैं। हम जो हंटर एक्स हंटर का पूरा यूनिवर्स देखते हैं वो सिर्फ 1% हिस्सा है, बाकी का 99% हिस्सा डार्क कॉन्टिनेंट है, जहाँ रहते हैं अजीब मॉन्स्टर, अजीब क्रिएचर और नॉन ह्यूमन बीइंग चीजें। यहाँ तक कि किमेरा आंट स्पीसीज भी डार्क कॉन्टिनेंट की लोअर टायर बीइंग है। तो सोच के देखो, अगर किमेरा आंट लोअर टायर पर आती है तो वहाँ और कितनी डेंजरस स्पीसीज होंगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही ये शिप चलना शुरू होती है, हर प्रिंस के पास एक अजीब चीज पैदा होती है, एक गार्जियन स्पिरिट नन बीस्ट। ये नन से बना हुआ एक मॉन्स्टर होता है जो प्रिंस के नेचर, ग्रेड और इमोशन से जुड़ा हुआ होता है। प्रिंस इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये बीस्ट उनकी तरफ से काम करती है, चाल चलती है, कर्सेज लगाती है, लोगों को मैनिपुलेट तक करती है। अब हम उन 14 प्रिंस को जान लेते हैं, क्योंकि यही इस वॉर के मेन प्रोटोगनिस्ट है। सबसे पहले आता है प्रिंस बेंजामिन, सबसे बड़ा प्रिंस। इसके पास आर्मी है, डिसिप्लिन है और ये सीधा पावर में बिलीव करता है। इसका रूल सिंपल है, जो सामने आए उसे कुचल दो। उसके बाद आते हैं प्रिंस कैमिला, फियरलेस और डेंजरस। उसे लगता है कि वो मर नहीं सकती, और उसका रीजन है उसका नन बीस्ट, जो डेथ के बाद भी काम करता है। तीसरे नंबर पर है प्रिंस जांगली, माइंड और स्ट्रेटेजिक, ये पावर को स्लोली बिल्ड करना चाहता है। फोर्थ नंबर पर है प्रिंस सैरादिन्स। ये प्रिंस बाहर से कल्ट्रेड और एजुकेटेड लगता है, लेकिन अंदर से एक सैडिस्टिक मॉन्स्टर है। सबसे डेंजरस और सबसे मेन विलन भी यही लगता है। ये नन को सेकंड में समझ लेता है और एक ऐसी एबिलिटी डेवलप करता है जिससे वो फ्यूचर के कुछ सेकंड भी देख सकता है। इस प्रिंस को जिंदा रहने देना ये खुद में एक डेंजर है। फिर आते हैं प्रिंस तूबिया, प्रिंस टाइसन, प्रिंस लोजोरस, प्रिंस सेल, प्रिंस हाल्केनबर्ग, प्रिंस काचो, प्रिंस फुगैत्सु, प्रिंस मारायम और सबसे छोटा प्रिंस, प्रिंस वोबल, एक मासूम बेबी जिसे इस गेम का मतलब भी नहीं पता। और इस बेबी के साथ होता है हमारा कुरापिका। यहाँ पे कुरापिका के कैरेक्टर को हाईलाइट किया गया है। उसे दी गई है क्वीन किटो और प्रिंस वोबल की सिक्योरिटी। क्वीन किटो यहाँ प्रिंस वोबल की मोम है और ककीन एम्पायर के किंग की वाइफ। लेकिन वो यहाँ क्यों है? वो अपने बेटे वोबल के लिए यहाँ पर है। किंग के रूल के अकॉर्डिंग सभी 14 प्रिंस इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। सभी के लिए ये मैंडेटरी है। अगर कोई ये रूल फॉलो नहीं करेगा तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा। कुरापिका के लिए ये सिर्फ जॉब नहीं, बल्कि एक पनिशमेंट है खुद के लिए। वो जानता है कि इस कॉन्टेस्ट में जीतने का मतलब है अपनी जिंदगी धीरे धीरे खत्म करना। कुरापिका यहाँ पर नन कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, लोगों को नन सिखाता है और हर सेकंड में अपनी लाइफ लॉस करता जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि एक इनोसेंट बच्चा जिंदा रह सके। कुरापिका का इसके साथ एक मिशन और है, अपनी स्कारलेट आइज वापस लाना। अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग चीज। इस शिप के नीचे के फ्लोर्स है और वहाँ पर एक जंग चल रही होती है। फैंटम ट्रूप जो शिप के अंदर घुस चुकी होती है, उनका गोल है हिसोका को पकड़ना और उसे मारना। माफियाज, फैमिली, अंडरवर्ल्ड और फैंटम ट्रूप के बीच का ब्लड शॉक चल रहा होता है, जिसका इफेक्ट ऊपर के प्रिंस पर भी पड़ता है। और तब कहानी का पर्दा उठता है एक और सच से। हमें बताया जाता है कि जिस दुनिया को हम हंटर एक्स हंटर की पूरी दुनिया समझते हैं, वो असल में सिर्फ एक प्रोटेक्टेड केज है, और इस केज के बाहर है डार्क कॉन्टिनेंट, एक ऐसी जगह जहाँ नेचर खुद ही दुश्मन है। पास्ट में 148 लोग डार्क कॉन्टिनेंट पे पहुंचने में सफल हुए थे, लेकिन जब वो वापस आए तो उनमें सिर्फ 5 लोग ही जिंदा बचे थे। लेकिन इनके लिए जिंदा बचना कोई विक्ट्री या जीत नहीं थी। ये लोग वापस जिंदा तो लौटे, लेकिन अपने साथ डिसीज यानी कि बीमारियां और कर्सेज लेकर आए। किसी को इनमोर्टेलिटी का कर्स लगा, किसी की बॉडी तो जिंदा है पर माइंड मर चुका है। किसी के साथ आई एक ऐसी एंटिटी जो विशेष पूरी करती है, लेकिन कीमत में जान ले लेती है। इसी डार्क कॉन्टिनेंट से आई वो 5 डिजास्टर जिन्हें दुनिया ने 5 ग्रेट कैलेमिटीज कहा। इसी जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं बियॉन्ड नटेरो, इजाक नटेरो के बेटे, जबकि हंटर एसोसिएशन जानती है कि ये शायद ह्यूमैनिटी का एंड भी हो सकता है। और इसी बीच हमें एक ऐसा नाम सुनाई देता है जो सब कुछ बदल देता है, डॉन फ्रिक्स, गोन और जिंग फ्रिक्स के एंसेस्टर। एक ऐसा इंसान जो डार्क कॉन्टिनेंट में 300 साल से जिंदा रहने की पॉसिबिलिटी रखता है। उसकी डायरी जर्नी टू द न्यू वर्ल्ड, ईस्ट और वेस्ट, डार्क कॉन्टिनेंट के असली रूल्स बताती है। अब सवाल ये आता है कि गोन और किलवा इस आर्क में कहा है। इस पूरे आर्क में गोन और किलवा मौजूद नहीं है। गोन अपनी
अपनी नन खो चुका है। वो वेल आइलैंड पर वापस जा चुका है। गोन अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। किलवा अपनी बहन एलुका और नैनिका के साथ दुनिया से दूर है, उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। ये आर्क जानबूझकर उनके बिना चल रहा है, क्योंकि यहाँ पावर का मतलब पंचेज नहीं है बल्कि डिसीजन है। और कहानी यही रुक जाती है। शिप अभी भी चल रही है, प्रिंस अभी भी जिंदा है, खुरापिका हर दिन कमजोर हो रहा है और डार्क कॉन्टिनेंट अभी भी दूर है। सच तो ये है कि डार्क कॉन्टिनेंट आर्क अभी तक शुरू भी नहीं हुआ। हम सिर्फ उस रास्ते को देख रहे हैं जो वहां तक ले जाएगा। और शायद हंटर एक्स हंटर का सबसे बड़ा लेसन यही है, इंसान जब पावर के पीछे भागता है तो वो खुद ही एक डिजास्टर बन जाता है। मुझे तो ये लगता है कि अगर तोगाशी की तबीयत सही रहती है तो शायद इसकी मांगा बहुत आगे जा सकती है। हाँ, आप सही सोच रहे हो, वन पीस के भी आगे। तो चलो अब तक के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।